together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting एक मुलाकात. रेडियो मानू में आपका खैर मकदम है. आप सुन रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान आरजे असद. दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे. हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं. इस प्रोग्राम में हम अलग अलग फील्ड से वाबस्ता माहिरीन को आपसे रूबरू करवाते हैं. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम सुनहरी यादें हैं, हम आपकी भेजी हुई यादें अपने सामीन के साथ शेयर करते हैं. अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारी मेल है rjasad@gmail.com. सामीन, प्रोग्राम एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवाया है. मेरी मुराद हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका खैर मकदम है. मैं मानू रेडियो की को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए, और ख़ासकर तमाम सुनने वालों और देखने वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूं. और आपका बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मुझे इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया. जी, इससे पहले कि डॉक्टर जमील साहब से बातचीत शुरू करें, मैं आपका हल्का सा तारुफ पेश कर देता हूं. डॉक्टर जमील साहब का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के एक छोटे गांव मरहोट, तहसील सुरनकोट, ज़िला पुंछ से है. ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. डॉक्टर जमील साहब इस वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर साहब का तालीमी सफ़र कुछ इस तरह से है. आपने बीटेक जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से मुकम्मल की है. एमटेक और पीएचडी की डिग्री आपने एनआईटी श्रीनगर से हासिल की है. तालीम और रिसर्च के इस सफ़र में आपने न सिर्फ 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, बल्कि जर्मनी, यूके, यूएई और टर्की जैसे मुल्कों में अपने रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं. आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलुओं से रूबरू करवाएंगे. एक छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंचने तक का ये सफ़र कैसे तय किया और इस सफ़र में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. चलिए मिलते हैं डॉक्टर जमील साहब से और सुनते हैं उनकी कहानी, जो है दोस्ती, भरोसे, स्ट्रगल और कामयाबी का एक बेहतरीन मिसाल. तो डॉक्टर साहब, आप अपनी जो तालीमी पस मंज़र है उसके बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं. किस तरह से आपकी तालीम शुरू हुई? बेहद शुक्रिया असद भाई. अगर मैं अपनी तालीम की बात करूं तो मेरी तालीम जो है एक गांव है डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है जी, और एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है, और उसमें एक गांव है मरहोट. तो मेरी तालीम वहाँ से शुरू हुई. वहाँ एक प्राइमरी एजुकेशन मैंने उस स्कूल से की,
और उसके बाद फिर मैं जम्मू आ गया। फिर मेरी जो मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने जम्मू में एजुकेशन ली। उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया जामिया मिलिया इस्लामिया का, NIT श्रीनगर का बीटेक के लिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फिर मैंने NIT श्रीनगर में भी मेरी सिलेक्शन हुई, बट मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में ज्वाइन किया 2007 में। और 2007 से 2011 तक मैं दिल्ली में रहा। और फिर 11 को मैं वापस NIT श्रीनगर में चला गया और मैंने 11 से 13 M.Tech की। और फिर 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहाँ मैंने 1 साल तक पढ़ाया और उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस शोबा में इंटरव्यू दिया और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुई। और फिर मैं तब से इस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में टीचिंग के ओहदे पर फाइज हूँ और एज ए टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए रिसर्चर यहाँ काम कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अपनी जो तालीम, इब्तदाई तालीम है, वो एक छोटे गांव से उसकी शुरुआत की, तो मैं जानना चाहूँगा कि उस वक्त वहाँ पे जो तालीमी जो फैसिलिटीज़ थी वो किस किस्म की थी? अगर आप आज के इस टाइम से कंपेयर करें उस वक्त से, तो अगर आप देखते हैं कि 2005 के बाद या 6 के बाद हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई। उससे पहले हमारे पास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन था और किसी घर में एंटरटेनमेंट का साधन जो है वो टीवी थी, जो बहुत कम जगह पे था, खासकर टेलीफोन। तो हमें अगर अपना रिजल्ट भी देखना होता था तो हम घर से 5-10 किलोमीटर दूर जाके साइबर कैफ़े में रिजल्ट भी देखते थे और या तो न्यूज़पेपर में देखते थे। आज जैसे सोशल मीडिया या और बहुत सारे हमारे पास पोर्टल्स मौजूद हैं, वो ये सारी फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी। तो उस वक्त आपके पास या तो किताबें थी पढ़ने के लिए या आपके पास टीचर्स थे जिनसे आप जाके पढ़ सकते थे या अवेयरनेस सेशंस ले सकते थे। तो उसी तर्ज पे मैं जब मरहोट में पढ़ता था तो मेरे चंद साथीज़ा थे, उस्ताद थे जिनके पास मैं जाता था और उनसे मैं आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए या हम कैसे अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, उनसे मैं पूछता था। और उसी चीज़ से मोटिवेट होके फिर मैं आगे बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने इस पोजीशन तक पहुंचाया और उन उस्ताज़ा की और अपने वालिद और वालिदा का जो है दुआओं से आज इस पोजीशन पे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस के साथ दिलचस्पी कैसे हुई? मतलब कैसे आपका शौक़ पैदा हुआ? क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाए तो बच्चे ज़्यादातर आर्ट्स की तरफ तवज्जो देते हैं, तो आपका ये दिलचस्पी किस तरह से शुरू हुई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस में मैं कैसे आ गया, तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कंप्यूटर साइंस में आऊं। ये एक मान लीजिए आप एक्सीडेंटली मैं कंप्यूटर साइंस में आया। इसकी भी एक बड़ा रीज़न ये है कि जब मैंने 12th पास की जम्मू से और उसके बाद 3-4 जगह मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए, जैसे बीटेक का उस वक्त AIEEE होता था NIT में जाने के लिए, JKCET होता था J&K में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें जाने के लिए। मेडिकल का एग्ज़ाम भी दिया बट इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा रुझान था। और जब 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो गई, जैसे IP यूनिवर्सिटी दिल्ली में थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, NIT श्रीनगर, तो फिर बात आती थी कि सिलेक्शन ऑफ ब्रांच कि किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। तो उस वक्त जितने लोग मेरे इर्द गिर्द थे किसी को इंजीनियरिंग का आइडिया नहीं था, बहुत कम लोग थे। तो काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन जब ज़्यादा समझ नहीं आई तो फिर जो दिल ने कहा वही किया। तो फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक स्टार्ट किया जामिया मिलिया इस्लामिया में। और NIT श्रीनगर में मेटलर्जी ब्रांच एक थी वो मिली थी, बट वो ना ज्वाइन करके जामिया मिलिया इस्लामिया ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद मेरी क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन जो मैंने M.Tech में किया वो कम्युनिकेशन एंड IT था, तो वो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT तीनों का अगर देखें आप तो मल्टी डिसिप्लिनरी एक ब्रांच है। उस मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच की वजह से फिर मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में वही सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए मुझे चुना गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि एक पिछड़े हुए गाँव से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में जब आपके घर वालों का क्या रवैया था आपकी तालीम को लेके, ये सवाल जानेंगे, इसका जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मानो मेरे साथ यानी RJ असद के साथ। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानो 90.0 FM का टॉक शो।
listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्लड बैंक की एक ऐसी तिब्बी सहूलत के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। आज अगर किसी मरीज को फौरी तौर पर खून की ज़रूरत होती है तो अस्पताल में महफूज खून दस्तयाब होता है, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब खून की मुंतकली यानी ट्रांसफ़र बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स को की जाती थी। मरीज़ और खून देने वाले शख्स दोनों एक ही वक्त और एक ही जगह पर मौजूद होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से हंगामी हालात में कई जानें ज़ाया हो जाती थी। ब्लड बैंक की जदीद तारीख़ का अहम बाब सन 1937 में शुरू हुआ, जब अमरीकी डॉक्टर बर्नार्ड फंटूस ने शिकागो के कुक काउंटी हॉस्पिटल में दुनिया का पहला जदीद अस्पताली ब्लड बैंक कायम किया। उन्होंने ब्लड बैंक की इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई, क्योंकि जिस तरह बैंक रकम महफूज रखते हैं उसी तरह ये इदारा खून महफूज रखता था। ब्लड बैंक की तरक्की में एक अहम नाम डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड ड्रू का है, जिन्हें फादर ऑफ ब्लड बैंकिंग भी कहा जाता है। 1940 की दहाई में उन्होंने खून के प्लाज्मा को अलग करके ज़्यादा अरसे तक महफूज रखने का मौसर तरीका तैयार किया। इनकी क़यादत में ब्लड फॉर ब्रिटेन मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हज़ारों यूनिट प्लाज्मा बरतानिया भेजे गए और बेशुमार जानें बचाई गईं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड ड्रू की तहकीक ने बड़े पैमाने पर खून जमा करने, महफूज रखने और मुंतकिल करने के जदीद निज़ाम की बुनियाद रखी। आज दुनिया भर के ब्लड बैंक्स इन्हीं बुनियादी उसूल पर काम करते हैं। आज ब्लड बैंक्स सिर्फ खून ही नहीं बल्कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और खून के दीगर अज्जा भी महफूज रखते हैं, जो हादसात, ऑपरेशन, चाइल्ड बर्थ और कैंसर के इलाज में अहम किरदार अदा करते हैं। ब्लड बैंक की तारीख़ हमें ये सबक देती है कि साइंस, रिसर्च और इंसानी हमदर्दी मिलकर लाखों जिंदगियां बचा सकते हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात, आवाज़ है आरजे असद की। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील साहब। जमील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके घर वालों का क्या रवैया था आपकी तालीम को लेके, या किस तरह से आपको आपके घर वालों से सपोर्ट मिली? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की जो प्राइमरी एजुकेशन से ही लेकर मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनको मेरे पे एक एतमाद भी था कि हो सकता है ये तालिब इल्म कल चल के किसी पोजीशन पे फाइज हो या कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब को तो बहुत एतमाद था और उन्होंने बहुत सपोर्ट की, और उन्होंने चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो या इमोशनली सपोर्ट हो
तो या दुआएं करना हमारे लिए, तो हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से मैं इस मकाम तक पहुंचा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हर किसी की लाइफ में काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं, जाहिर है आप भी गांव से शहर फिर बड़े इंस्टीट्यूट का आपने सफ़र तय किया, किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले अगर आप देखें, जैसे आपने कहा कि हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे अवेयरनेस के उतने मौके नहीं थे जी। ना हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ थी और फाइनेंशियली भी हम उतने स्ट्रांग नहीं थे कि एट पार विद अदर स्टूडेंट्स जो अच्छी जगह से पढ़ते हैं, जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है जी। तो सबसे पहले हम लैक करते हैं अवेयरनेस में, जी। दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल्स में, सही। और तीसरे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज। बिल्कुल सही। तो क्योंकि यही तीन चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं कि आप आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, अगला ज़िंदगी का जो पड़ाव होता है स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद, जी। तो अगला पड़ाव आप जब चुनेंगे तो वो आप इसी किस direction एजुकेशन के दौरान आप तय कर लेते हैं। जी। लेकिन हमें उसकी उतनी नॉलेज नहीं थी, उतने अवेयरनेस नहीं थे। तो अगर आप उस चीज़ को आज कंपेयर करें तो आज तो हमारे पास हर जगह पे वो मौके मौजूद हैं। जी। तो इसमें एक बड़ा चैलेंज ये था। फिर दूसरे चैलेंजेस भी लाइफ में बहुत आए, जैसे कुछ घर की मुश्किलात होती हैं। जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर उसके दौरान पढ़ाई को कंटिन्यू करना या जॉब ज्वाइन करना वो भी एक टफ़ डिसीजन था। तो मैंने, क्योंकि उस वक्त सब लोग बीटेक करके इंजीनियर बनते थे, जेई बनते थे, तो मैंने हालांकि हायर एजुकेशन का रुख किया और एनआईटी श्रीनगर ज्वाइन किया। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड था कि दो चीज़ें एक साथ थी, एजुकेशन भी करना, उसको भी कंटिन्यू करना और साथ में वालिद साहब को भी देखना। तो एक बहुत मुश्किल वक्त था। हालांकि उनकी दुआ, उन्होंने उस वक्त भी दुआएं की और उन्होंने उस वक्त भी बुला के यही कहा कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करो। और वो दो तीन जो ये चैलेंजेस थे जो लाइफ में टफ थे, जिनको डिसाइड करना मुश्किल था, हालांकि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और डिसाइड किया, और वही एमटेक करने के बाद उसी एमटेक के बेसिस पे फिर आज तक मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ तक। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो सक्सेस है उनमें उसके पीछे किन का बड़ा हाथ है? यानी कोई ऐसे दोस्त या कोई आपके ऐसे टीचर, ऐसे मेंटोर जिनका गहरा असर रहा हो आप पर? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी एजुकेशन के दौरान सबसे पहले मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया था, एक प्राइवेट स्कूल था, आज भी वो स्कूल मौजूद है। वहाँ पे एक टीचर होते थे मोहम्मद असलम साहब, काजी मोहम्मद असलम साहब, और बहुत ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर थे मेरे लिए। और पता नहीं क्यों शुरू से ही उनको मुझसे लगाव था। और जब मैं पढ़ता था, 3-4 क्लासेस मैंने 3-4 साल पढ़ा वहाँ पे मैंने, तो उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया मुझ पे और कॉन्फिडेंट भी था उनको। तो एक पहला मोटिवेटिंग फैक्टर वो था। उसके बाद फिर मैं जम्मू जब आ गया हाई स्कूल में, हाई स्कूल में एक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे रैना सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और उसके बाद तो जब हाई स्कूल के बाद हम जाते तो फिर टीचर उससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाते इजीली, बिकॉज क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की। और फिर जब बैचलर्स में दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में भी बहुत लोगों का, कुछ दोस्तों का, कुछ एक फ्रेंड सर्कल बन गया। उनका कंट्रीब्यूशन था कि उनसे ये मालूम हुआ कि वो अच्छी जगह से पढ़ के आए थे, उनके डाइवर्सिटी थी हमारे एजुकेशन के कॉलेज में या बीटेक के दौरान। तो उस डाइवर्सिटी से मुझे अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग जगहों के कल्चर मालूम हुए। तो फिर मैंने उन कल्चर से अपने कल्चर को कंपेयर किया और थोड़ी जो उनकी अच्छी बातें थी वो मैंने अडाप्ट की। और उन दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारी चीज़ें पता चली एक डाइवर्सिटी के बारे में, तो वो चीज़ें मेरी एजुकेशन में या मेरी जो वैल्यूज़ को बढ़ाने में उन्होंने बहुत मदद की। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोई इंसान छोटे गांव से निकलकर किसी बड़े इदारे में आता है या बड़े शहर में आता है, तो कितना मुश्किल होता है उसको अपना आप एडजस्ट करना या छोटे गांव से निकलकर बड़े शहर में आना? आपने ये सफ़र जो तय किया उसमें आपको किस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया? अगर आप देखें, ये एक सवाल ऐसा है कि इसमें मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखता हूँ इसको और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखता हूँ। अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो छोटे गांव से आएगा उसको एक तो अवेयरनेस नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल लैक करेगा, तो उन चीज़ों पे उसको वर्क करना पड़ेगा। और साथ में वो एक उसके अंदर एक डर होता है, जैसे मेरे अंदर था कि जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो एक डर था कि भाई मैं किसी सामने वाले से बात करूंगा, कहीं मैं ऐसी बात ना कर दूं ये मेरा मजाक उड़ाए।
सही। तो वो क्योंकि वो डर इसलिए होता है कि वो एक स्कूल लेवल वो सोचता है कि मैं एक छोटी जगह से आ रहा हूँ, एहसास और से ये कमतरी होता हाँ, और ये लोग बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, इनके पास अच्छे एजुकेशन रिसोर्सेज थे, इनके पास अच्छी वेल एस्टेब्लिश फैसिलिटीज थी, तो जो हमारे पास नहीं थी जी। जैसे हम स्कूल, आप भी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे हम स्कूल जाते थे तो 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, और इन लोगों के घरों में गाड़ियां आती थी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को जब हम देखते थे तो हमें लगता था कि कहीं हमारे में कोई ऐसी कमी ना हो जो दूसरे को पता चले और उसको वो उस चीज़ का एक आगे हमें नुकसान उठाना पड़े। तो एक ये बहुत चीज़ लैग करती है हमारे में। दूसरे आप देखते हैं कि फैसिलिटीज़ की बात जब होती है तो उस वक्त शहरों में फैसिलिटीज़ इंटरनेट की भी थी, या और किताबें आपको खरीदने तो बड़ी बड़ी बुक्स शॉप मिल जाती थी आपको। तो गांव में अगर आपको लेनी है तो आपको किसी से मंगानी पड़ती थी, या किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी, या किसी किताब शेयर करनी पड़ती थी। लेकिन अगर आप आज के दौर को उसको कंपेयर करें तो आज तो इंटरनेट हर जगह पे मौजूद है। तो आज के हिसाब से मुझे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन छोटा गांव या बड़ी जगह में आज के दौर में इंटरनेट की वजह से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी। तो क्योंकि हमने पिछले साल ही देखा था कि एक बच्चे ने एक पोर्टल से पढ़ के उसने MBBS किया हमारे गांव से। तो वही देखेंगे आपके वही फैसिलिटी अगर शहर का बच्चा भी इस्तेमाल करके तो वो कर सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंस ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं है। जी। सामिन, रेडियो मानू पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। मैं हूं आपका मेज़बान RJ असद। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। APJ अब्दुल कलाम। Life is what we make it. Always has been, always will be. Grandma Moses. बड़े से बड़े गनी और बड़े से बड़े फ़कीर के दरमियान हद फासिल एक भूख और साथ की प्यास है। खलील जिब्रान। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान RJ असद। स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा है हमारे डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, NIT और जामिया मिलिया जैसे इंस्टीट्यूट में BTech करना या MTech PhD करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
इस सफ़र को आप कैसा देखते हैं और कैसी आपकी जो मेंटरशिप जो हुई है, किसने आपको गाइड किया कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में आप पहुँचे? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बहुत लोगों का हाथ है। एक हमारे ही गांव से थे फारूक साहब, आज टीचर हैं वो। तो एक बार मुझे मिले तो मुझे कहा कि दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ अप्लाई करना। तो वो एक दिमाग में बात रह गई, एक मैंने उनकी वजह से वहाँ फॉर्म अप्लाई किया जी। और रही बात NIT श्रीनगर की, तो वो तो हमारी स्टेट का ही इंस्टीट्यूट है, तो फेमस था, तो जो भी जाता था उसी इंस्टीट्यूट में जाता था AIEEE देने के बाद जी सिलेक्शन हुआ तो जी। तो ये 2 इंस्टीट्यूट मैंने उनकी वजह से ज्वाइन किया। और दूसरी बात, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी और किसी अच्छी जगह से करनी थी, तो इसलिए मैंने फिर कई सारे इंस्टीट्यूट्स का फॉर्म भरा और इंटरव्यू दिए, एंट्रेंस टेस्ट दिए, और फिर फाइनली मैंने जामिया को चूज़ किया। एक तो फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं था, फीस कम थी, और दूसरी बात दिल्ली में था, और तीसरी बात ब्रांच भी अपने चॉइस की मिल रही थी। तो दूसरा जो सफ़र की बात है, तो शुरू से एक ये था कि किसी बड़ी जगह पे या बड़े शहर में जाके पढ़ें, जो कि फैसिलिटीज़ की इससे पहले हम बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटी मौजूद थी। तो एक वो भी मोटिवेशन था, तो इसलिए भी चाहता था कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो या बड़ी जगह पे हो, दिल्ली जैसी जगह पे, तो वहाँ जाके हम अपनी तालीम हासिल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी फैसिलिटीज़ की भी बात की है, तो जाहिर है इस इलाके जिससे हम आते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ की शुरू में बहुत कमी थी, आज भी उस लेवल तक की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि दूसरे शहरों में है। तो क्या कभी कुछ रिसोर्सेज की कमी ने आपका हौसला तोड़ने की कोशिश की? अगर की तो आपने कैसे उसको कोप अप किया? नहीं, रिसोर्सेज एज सच अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, क्योंकि एक बड़े इंस्टीट्यूट में आने के बाद रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, ना आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी होती है ड्यूरिंग स्कूल टाइम। तो एज सच ये चैलेंज तो मुझे फील नहीं हुआ कभी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जो इंस्टीट्यूट मैं चाहता था वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई जी। तो इसलिए मुझे उस चीज़ की कमी तो नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप अपने एकेडमिक और रिसर्च शेड्यूल के बीच में रिलैक्सेशन के लिए आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मतलब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। हम जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से हूँ, तो यहाँ पे हमें कई कैटेगरी के काम दिए जाते हैं। पहले तो हमारा बेसिक जो वर्क है वो है पढ़ाना, बच्चों को टीचिंग करना। तो अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ाते हैं, और उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हमें दिया जाता है, जैसे हमारे पास DSW टीम में मैं काम कर रहा हूँ, या प्रोवोस्ट ऑफिस में, हॉस्टल्स में, उसके अलावा डिपार्टमेंट के चंद काम होते हैं। दूसरा ये, और तीसरा काम है रिसर्च का क्योंकि हम एक यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पे हमें आगे प्रमोशन लेने के लिए हमें रिसर्च भी करनी पड़ती है, कुछ पेपर्स या कुछ किताबें भी छापनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों में जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी 5 days a week है, तो 2 दिन हमें रिलैक्स करने के भी मिल जाते हैं अगर कोई काम ना हो। तो वो 2 दिन के दौरान हम घर में ही रहते हैं या फैमिली टाइम मान लीजिए तो करते हैं। बस साथ में और छोटे मोटे काम हैं वो भी चलते रहते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इंसान को कुछ थोड़ा बहुत फोकस होने के बाद अपने ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए एक टाइम निकालना चाहिए, जो ज़रूरी भी है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अगर हम पूरे दिन एक ही काम में लगे रहेंगे तो वो भी एक अपनी हेल्थ के लिए सही चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी मुल्कों का दौरा किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट किए हैं, कैसा तजुर्बा रहा आपका दूसरे लोगों से मिलके, दूसरी कंट्रीज़ में जाके? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं इससे पहले बात बता रहा था कि हम एक चीज़ सोचते हैं, मेरे परसेप्शन था, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा परसेप्शन ये था कि जब मैं मरहोट से जम्मू आया तो मैं सोचता था मैं इन लोगों से पीछे हूँ। फिर जम्मू से दिल्ली आया तो मैं सोचता था दिल्ली में जो भी बच्चे मेरे क्लासमेट्स हैं मैं उनसे पीछे हूँ। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते एक मतलब टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा नहीं, नाउ हम इक्वल हैं। तो उसके बाद आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम माई क्लास के जिसने सबसे पहले PhD कंप्लीट की। बहुत बढ़िया। और मैं एकेडमिक्स में मैं ही आया, बाकी हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग मुल्कों में हैं। उसके बाद फिर जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने हमें ये मौके दिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने पेपर्स को प्रेजेंट करें। फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी चेक रिपब्लिक में, एक मुल्क है जर्मनी के करीब में। तो वहाँ पे जब मैं पहली बार पेपर प्रेजेंट किया तो मैंने देखा जो लोग भी वहाँ पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं या रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ भी मुझे ये लगता था कि हो सकता है ये लोग ज़्यादा एडवांस होंगे, बट दे आर इक्विवेलेंट टू मी एज वेल। और उसके बाद फिर फर्दर मैं 2-3 मुल्कों में और गया, पेपर प्रेजेंट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 जगह बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिले। और फिर मतलब ये सारी चीज़ें मेरी
स्किल को एनहेंस करने में मेरी मदद करती रही और अवेयरनेस मुझे मिली कि हाँ, अगर हम भी थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा एफर्ट्स लगाएंगे तो हम भी उन लोगों के बराबर खड़े हो सकते हैं जो लोगों ने जो एजुकेशन है अपनी वो अच्छी फैसिलिटी के साथ या बड़े बड़े शहरों में हासिल की। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि हमारे सुनने वालों में जो भी यंगस्टर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे, या ख़ास करके अगर मैं फोकस करूं तो जो गांव के, जो दूर दराज गांव के नौजवान होते हैं जो शहरों में आके पढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह फोकस रहें, क्या मशवरा देंगे आप उनको? अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही मेरा इसमें मशवरा ये है कि सबसे पहले तो आप फोकस्ड हो जाएं। फोकस्ड होने का मतलब ये है कि आपको ये जो हमारी लाइफ के 2 स्टेज हैं, पहला स्टेज है एजुकेशन, दूसरा है जॉब जो हम समझते हैं जी। तो सबसे पहले तो जो आपकी पहली स्टेज है एजुकेशन वाली, उसमें आप डिसाइड कर लें जी कि आपको नेक्स्ट स्टेज में करना क्या है। सही। अगर किसी को एकेडमिक्स में जाना है तो वो एकेडमिक्स के हिसाब से तैयारी करे, किसी को कॉम्पिटिटिव में जाना है तो वो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तैयारी करे, किसी को हायर एजुकेशन में बाहर जाना है, फॉरेन में जाना है तो वो उसके हिसाब से तैयारी करे, किसी को बिजनेस करना है तो वो उसके हिसाब से तैयारी करे। और अगर हम 10th क्लास या 11th क्लास या 12th क्लास में फोकस्ड हो जाएंगे, बस नेक्स्ट मेरा लाइफ का ये गोल है, तो अगर वो गोल हमें मालूम हो गया 10th क्लास में तो हम उस गोल को इजीली अचीव करेंगे। और जब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो आपको हजारों रास्ते खुद ही मिल जाएंगे और आप उसमें से एक रास्ता भी इख्तियार करेंगे, आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे। जैसा मेरा एक ही एम था लाइफ में। कई लोग मुझे पूछते हैं आपने कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी क्यों नहीं की या दूसरी फील्ड में क्यों नहीं की? मेरा एक ही एम था कि मुझे एकेडमिक्स में आना है और मैं ऐसे ही स्टेज में एकेडमिक्स में आया कि जस्ट आफ्टर पासिंग माय एमटेक नेक्स्ट ईयर मैं एकेडमिक्स में था। तो मींस 24 इयर्स में मैं AMU में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एडॉक पे सेलेक्ट हो गया था। और 25 का जब मैं हुआ, 25 साल का, तो मैंने मानू ज्वाइन किया बहुत यंग एज में। तो वो इसलिए किया क्योंकि मैंने कोई वक्त कहीं बर्बाद नहीं किया, ना मैंने कॉम्पिटिटिव की तैयारी की ना मैंने किसी और चीज़ की तैयारी की। मेरा फोकस एकेडमिक्स था तो मैंने वही रखा, उसी की तरफ बढ़ता रहा। हालांकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक PG में एडमिशन ले लेंगे, साथ में कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे, लास्ट में क्या होता है बहुत सारे लोग उसमें सक्सेस भी पाते हैं, बट ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की होती है जो वहाँ भी रह जाते हैं और यहाँ भी रह जाते हैं और अल्टीमेटली दे फॉल इन ए ट्रैप ऑफ दिस, उनको मतलब स्ट्रेस एक टाइप का हो जाता है उसकी वजह से कि भाई वो फील्ड भी चली गई और ये फील्ड भी चली गई और कहीं पे भी हमने महारत हासिल नहीं की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वेरी अर्ली स्टेज में गोल को डिसाइड कर लेंगे, उस पर फोकस्ड हो जाएंगे और उसी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें कामयाब करेगा। और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो भी डिस्ट्रैक्ट होगा मतलब आपकी एनर्जी डिवाइड हो गई अलग अलग गोल्स के लिए जी। तो जब अलग अलग गोल्स के लिए आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप पूरा फोकस या पूरी एनर्जी एक गोल के लिए नहीं लगा पाएंगे और फिर उसमें क्या होता है जो आपका कंपटीटर होगा, जो फोकस्ड होगा, वो आगे निकल जाएगा। सही। सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, प्रोग्राम एक मुलाकात मेरे साथ यानी RJ असद के साथ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं मशहूर उर्दू शायर मंजर भोपाली साहब से। मंजर भोपाली साहब का जन्म मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में हुआ। वो जदीद उर्दू शायरी के उन नुमाया शुअरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने गज़ल को आवाम के दिलों तक पहुंचाया। उनकी शायरी में मोहब्बत, इंसानी जज्बात, सामाजी मसाइल और जिंदगी के मुख्तलिफ रंग खूबसूरती के साथ नुमाया होते हैं। मंजर भोपाली साहब का अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और दिलनशी है।
उनके अशार में जज्बात की सच्चाई और फिक्र की गहराई दोनों मिलती है। इसी वजह से उनका कलाम मुशायरों में बेहद मकबूल है। आइए उनके चंद मकबूल अशार सुनते हैं। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और एक और खूबसूरत शेर, जुल्फो रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छांव भी हमारी है। मंजर भोपाली साहब की शायरी सिर्फ दिल की बात नहीं करती, बल्कि समाज और इंसानी जिंदगी के अहम पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। उनका कलाम अदब के शायकीन को सोचने और महसूस करने की दावत देता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अहम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान आरजे असद। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद शाद साहब। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। सामीन, बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब, जिसका नाम है सुनहरी यादें। इस हिस्से में आपकी भेजी हुई यादें हम अपने सामीन के साथ शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद हो तो हमें आप मेल कर सकते हैं। हमारी मेल है rjasad@gmail.com। सुनहरी यादों में आज की कहानी भेजने वालों ने अपना नाम नहीं बताया। लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बेहद प्यारा है। आपका प्रोग्राम सुनने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई कि मैं भी अपनी कहानी सबके साथ शेयर करूं, मगर मैं अपना नाम जाहिर नहीं करूंगा। मेरी कहानी का नाम है मेरी ज़िंदगी की कहानी, भरोसे और जिम्मेदारियों का सफ़र। ये कहानी मेरी और मेरी ज़िंदगी के उन हसीन और दर्द भरे लम्हों पर मबनी है जो मुझे एक छोटी सी उम्र में ही समझ और जिम्मेदारी के जज्बात को रूबरू करवा गई। मेरा सफ़र एक आम लड़के से लेकर एक मेहनती मर्द बनने तक का है, जो अपनी माँ, बहन और भाई के लिए मुसीबत का सामना करता रहा। हम 2 भाई हैं और हमारी एक बहन है। मेरी उम्र 40 साल की है और मेरा भाई मुझसे 10 साल छोटा है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब शुरू हुआ जब मेरी उम्र सिर्फ 14 बरस की थी। उस वक्त एक सदमे ने हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरे वालिद साहब एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त मेरी माँ जवानी में ही बेवा हो गई। उनका दुख और रोना देखकर मेरी कमज़ोर सी उम्र में मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। जब माँ रोने लगती तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते। मेरे घर में मुझसे छोटी एक बहन 10 साल की थी और मेरा भाई सिर्फ 4 साल का था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा अब तू घर का बड़ा बेटा है, सब जिम्मेदारी अब तेरी है। घर चलाना है, भाई बहन को पढ़ाना है और हर मुसीबत का सामना मर्द बनकर करना है। उनकी ये बात सुनकर मुझे मेरे अंदर अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। एक नई कहानी जैसे मेरे जहन में चल रही थी, एक कहानी जो जिम्मेदारियों और हौसलों की कहानी थी। मैंने माँ से वादा किया, आज से इस घर की सब जिम्मेदारियाँ मेरी हैं। हमारे रिश्तेदार और गाँव वालों ने हमारी बहुत हिम्मत अफजाई की। सुबह शाम हमारा ख्याल रखते और माँ को मशवरा देते कि वो फिर से शादी कर ले, मगर मेरी माँ ने ये बात कहकर उन्हें खामोश कर दिया कि मैंने अब अपना आप अपने बच्चों पे वक्फ कर दिया है। और मेरी माँ की उम्र तब सिर्फ 32 साल की थी। मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि तालीम और घर चलाने के दरमियान बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। मैंने 9th का प्राइवेट फॉर्म भर दिया और शहर की एक खतरी की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जहाँ मुझे महीने के 500 रुपये मिलते थे।
छोटी सी उम्र में ही मुझे अपने आप को एक मर्द महसूस करना पड़ा। मैं हर काम में पूरी लगन से शरीक रहता था ताकि मैं अपने घर वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। 1 साल बाद मेरी सैलरी बढ़कर 600 रुपये हो गई। जो सामान दिन भर बिकता था उसका गत्ता दुकान मालिक मुझे कबाड़ बेचने के लिए दे देता। जो 20-30 रुपये का मुझे मुनाफा मिलता वो मेरी खुशी का सबब बनता था। दुकान के मालिक बहुत अच्छे थे और हर महीने घर का नमक, मिर्ची और हल्दी वगैरह मुफ्त में दे देते। मैंने 4 साल उस दुकान पर काम किया और उस दौरान मेरी सैलरी भी 900 रुपये हो गई। उस वक्त मेरी 10th का रिज़ल्ट आया और मैं फ़ेल हो गया, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो अपने छोटे बहन और भाई की तालीम पर थी। माँ ने घर पर कुछ भैंस और बकरियां रखी थी जिनका दूध बेचकर अच्छा गुजारा हो जाता था। जब मेरी उम्र 18 बरस की हुई तो गांव वालों ने मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दी कि मेहनती लड़का है। मेरे लिए रिश्ते आने लगे, मगर मेरी नज़र अभी भी अपने बहन और भाई के मुस्तकबिल पर थी। मैंने अपनी दुकान के मालिक से इजाज़त ली और उनकी ही मदद से एक छोटी सी सब्ज़ी की दुकान शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र था कि मेरा काम जल्दी चल पड़ा और 1 साल के अंदर मुझे अपने काम में भी महारत हासिल हो गई। इस दौरान मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया और हमने बड़ी इज्जत, शान और शौकत के साथ उसको घर से रुखसत किया। रिश्तेदार अब मेरी शादी की बात फिर से करने लगे और मगर मैंने फिर से मना कर दिया क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी अपने पैरों पर खड़ा होना बाकी था। कुछ वक्त बाद खुशी का लम्हा आया जब मेरा भाई फ़ौज में भर्ती हो गया। उसकी खुशी देखकर मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए, मगर मेरे दिल में सुकून था। उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद उसे अपनी स्कूल की क्लासमेट से शादी करने का मुतालबा किया और हमने भी उसकी खुशी से शादी कर दी। शादी के बाद वो दोनों शहर चले गए और वहाँ ही जाके बस गए, गोया कि उन्हें हमारी याद आती ही नहीं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रह गए। दुकान में मसरूफियात रहती थी, मगर शाम को जब मैं घर लौटता तो माँ की तन्हाई को महसूस करता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा अब तेरे लिए एक लड़की मैं देख रही हूँ, अब तेरा बोझ भी हल्का हो गया है, अब तू भी अपनी ज़िंदगी बसा ले। मैं समझ गया कि माँ की बात सच है, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ। मैंने उनकी बात मान ली और 32 साल की उम्र में शादी कर ली। मेरी शादी में सब लोग शामिल हुए। मेरी पहली दुकान का मालिक वो चंदन खत्री भी आए, मगर मेरा भाई और उसकी बीवी नहीं आए। शायद शहर की ज़िंदगी में वो इतने मसरूफ़ हो गए कि उन्हें हमारी याद ही नहीं आ रही थी, मगर मुझे अफसोस नहीं हुआ। मेरी माँ की मुस्कुराहट ही मेरे लिए सब कुछ थी। माँ हर वक्त मुझे कहती थी, बेटा तूने एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई होने का हक़ अदा किया है, और उनकी ये बात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। सुनहरी यादों में ये थी आज की कहानी, जो कि बहुत ही इमोशनल कहानी थी। सामीन, प्रोग्राम एक मुलाकात का वक्त हुआ जाता है। आप सुनते रहिए रेडियो मानू और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You were listening to एक मुलाकात on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।